राइटिंग इज जस्ट मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी, अगर आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर है तो एक बार हम लोग देखेंगे कि सर क्वेश्चन आंसर कैसे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है यहाँ पे कि एक एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 2 करोड़, टर्नओवर कितना है गाइस 60 करोड़। क्या ये स्टेटस अवेल कर सकते हैं क्या स्मॉल कंपनी का? एंड बाद में पूछा है एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है एस प्राइवेट लिमिटेड की, ये प्राइवेट कंपनी है और इस प्राइवेट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर है 1.8 करोड़ और दूसरा कितना 80 लाख इसका पेड अप शेयर कैपिटल है। बोर्ड वांट, वो स्मॉल कंपनी है लेकिन सीएस बोल रहा नहीं है, आंसर करो। तो अब इसके आंसर को कैसे लिखेंगे, बड़ा सिंपल है, देखो सबसे पहले आप कैसे लिखोगे आंसर, आंसर ठीक है। गुनगुन आपने जो क्वेश्चन पेपर भेजा था उसके अंदर ऊपर आपने हाइलाइटर मार के भेजा था, एग्जाम में हाइलाइटर नहीं यूज कर सकते हो तो आप प्लीज हाइलाइटर यूज मत करना। सेकंड चीज, जो लिख रहे हो उसी से लिखो, सिर्फ अंडरलाइन करो, एक तो पेंसिल से करो या पेन से करो। ठीक है, चलो ध्यान देना, हमें लिखना है स्मॉल कंपनी के बने एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ कंपनीज एक्ट। अब मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ लेकिन आप पूरा लिखोगे, या चलो जान दो, आपके लिए पूरा ही लिखता हूँ मैं, है ना। कंपनीज एक्ट 2013, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी whose paid up share capital shall not exceed rupees 50 lakh or higher amount as may be prescribed, then ब्रैकेट में अमाउंट prescribed by सेंट्रल गवर्नमेंट इज 10 करोड़, कितना 10 करोड़, इसको कर दिया अंडरलाइन, एंड को कर देना अंडरलाइन, whose turnover as per profit and loss account of preceding financial year shall not exceed 2 crore or such higher amount as may be prescribed, बाद में ब्रैकेट में अमाउंट फॉर टर्नओवर prescribed by सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी है इज 100 करोड़। मतलब शॉर्टकट में निकल गया, इसका पेड अप शेयर कैपिटल और इसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लिखा है तो बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़। और जानबूझ के मैं चाहता तो अलग कलर में लिख सकता था, लेकिन आपको है ना सेक्शन याद नहीं रहा तो एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अगर नहीं याद रहा तो, है ना, तो ये लिख गया। एंड अब अपने केस में क्या है, प्रोवाइडेड डेट, अब प्रोवाइडेड डेट मतलब मैं कुछ कंडीशन लगा रहा हूँ, है ना। अब प्रोवाइडेड लॉ में नहीं भी लिखा हो, आप लिख लो अपनी तरफ से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या अब लिख दो, है ना, या फिर नोट लिख दो, फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर एज अ स्मॉल कंपनी। नीचे जो लिखा है उसको मैं स्मॉल कंपनी नहीं मानता, नंबर 1 2
होल्डिंग कंपनी। अब लिखा है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, बट आपको अपने आंसर को बढ़ाना है, जो बढ़ाने की जरूरत नहीं, तो आप होल्डिंग ऊपर लिखो, सब्सिडरी नीचे लिखो। मैं तो लिख रहा हूँ ऐसे, सब्सिडरी कंपनी। देन आप लिखो सेक्शन 8 कंपनी, उसी का दूसरा नाम लाइसेंस कंपनी होता है गाइस, लाइसेंस कंपनी, है ना। या फिर इसके अलावा कंपनी रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल एक्ट। अब थोड़ा सा है ना क्वेश्चन को एनालिसिस करो। क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो क्या है कि दोनों भी सेम कंसेप्ट पे बेस है, लेकिन दो क्वेश्चन है। एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड का एक है और दूसरा किसका है, स्मॉल कौन सा है, एस प्राइवेट लिमिटेड का है। अब एक ही कंसेप्ट के ऊपर अगर दो क्वेश्चन है ना, तो पहले प्रोविजन लिख दो और उसके बाद में कंक्लूजन लिख दो, चल जाएगा। लेकिन अगर मानो दो क्वेश्चन है दो अलग प्रोविजन पे, तो प्रोविजन कंक्लूजन प्रोविजन कंक्लूजन। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, अलग अलग लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, फैक्ट एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पहला पार्ट लिख रहा हूँ इसका, क्या है, एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है विथ पेड अप शेयर कैपिटल डैश एंड द टर्नओवर इज डैश, है ना। अब इसका पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर कितना है, 2 करोड़ और 60 करोड़, 2 करोड़ एंड 60 करोड़, 2 करोड़ एंड 60 करोड़। सो तो बिकॉज बोथ, फैक्ट एंड कंक्लूजन लिख रहा हूँ, बोथ द लिमिट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर आर within the within the limit, therefore MNP प्राइवेट लिमिटेड स्मॉल कंपनी, एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड क्या है, स्मॉल कंपनी। अब दूसरा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट क्या बोला इन्होंने, एस फैक्ट टू, है ना, फैक्ट एंड कंक्लूजन। फैक्ट एंड कंक्लूजन यहाँ पे लिखेंगे कि जो एस प्राइवेट लिमिटेड इज सब्सिडरी सब्सिडरी ऑफ एच लिमिटेड, एच लिमिटेड की क्या है, सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो कंक्लूजन देंगे यहाँ पे। नंबर 1, बिंग सब्सिडरी कंपनी expressly excluded from definition of स्मॉल कंपनी। सब्सिडी कंपनी क्या किया है, एक्सप्रेसली एक्सक्लूड किया हमने, कहा से मिस्टेक इन माय होमवर्क, नहीं, उसके बाद में एक्सक्लूड किया है काय में से, स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में से किसको, सब्सिडरी कंपनी को। और दूसरा, एंड ऑल्सो अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 71, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 71 एक बात लिखा है, क्या, अ प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी which is subsidiary of
public company is deemed to be पब्लिक कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी सब्सिडियरी पब्लिक कंपनी की डीम उसको पब्लिक कंपनी मानेंगे। एंड देयरफॉर देखो एक तो एच लिमिटेड की है बराबर, तो प्राइवेट कंपनी सब्सिडियरी क्या पे पब्लिक कंपनी। एंड देयरफॉर यहाँ पे एस प्राइवेट लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ एच लिमिटेड ब्रैकेट में विच इज पब्लिक कंपनी। And hence it is considered as deemed public company। लास्ट में so and therefore contention मतलब व्यू ऑफ कंपनी सेक्रेटरी above company cannot avail status of small company is correct। गाइज मुझे एक बात बताओ, डोंट यू थिंक जितना लिखना था हमने लिख लिया है, सही से लिखा है, बहुत अच्छे से लिख लिया है। अब ऐसा अगर तुम आंसर लिखोगे द क्वेश्चन इज फॉर लेट्स से 5 मार्क तो यू आर एलिजिबल फॉर 4 मार्क। इफ द क्वेश्चन इज देयर फॉर द 7 मार्क यू आर एलिजिबल फॉर 6 मार्क एंड 6.5 मार्क। समझ में आ रहा है? और अगर तुम देखो तो मैंने पूरा, जरूरी नहीं है लैंग्वेज कैसे लिखा है, अपने हिसाब से टर्न करके रखा हुआ है, बिकॉज यू कैन नेवर लर्न द आंसर विच इज गिवन इन द आंसर की। आप लर्न ही नहीं कर पाओगे, आप अपने तरीके से लिखने वाले हो। तो जब लिख रहे हो तो आपके प्रोविजन ऑफ लॉ एकदम सटीक होने चाहिए। और सर ये सटीक हमारे कैसे होंगे, जितना परफेक्ट आपने लिखा वो हम लोग कैसे लिखेंगे? द ओनली थिंग बाय डूइंग प्रैक्टिस। क्या आपको ये वाला बात समझ में आ रहा है गाइस? यस और नो? एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट?